गुड आफ्टरनून बेटा। पिछली क्लास जब हमने ली थी उसमें हमने भाषा के बारे में आपको जानकारी दी थी। इसके साथ साथ भाषा का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है वो हमने जिक्र आपके सामने किया था, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं और न ही दूसरों के विचारों को हम समझ पाते हैं। अर्थात हमारी जो मन की फीलिंग्स है, हमारे जो विचार हैं, उनको एक दूसरे तक पहुंचाने का काम भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। इसके बाद हमने कहा था कि भाषा की कुछ विशेषताएं होती है। कुछ विशेषताएं बेटे अपनी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की अपनी विशेषता है, अंग्रेजी की अलग है, संस्कृत की अपनी विशेषता है। कुछ चीजें कॉमन होती है जो सब में बराबर रूप से चलती हैं। जैसे जो भाषा होती है वो आदमी के मुख से प्रकट होती है, अर्थात मनुष्य के मुंह से प्रकट होने वाली ध्वनियां ही भाषा के रूप में प्रचारित होती है आगे। इसके बाद भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, दूसरों के विचारों को हम समझ पाते हैं। अगर भाषा ना हो तो हम अपने मन की भावनाओं को दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पाएंगे। अगली बात क्या है कि भाषा की जो रचना है वह सार्थक ध्वनियों के मेल से होती है। अर्थात जब हम उन ध्वनियों को एक सही क्रम से जोड़ने की कोशिश करते हैं तभी वो अपना अर्थ सही रूप में हमारे सामने प्रकट करती है। कैसे? एक बार उसको भी आप समझने की कोशिश करें। जैसे बेटा मैंने कहा कि कमल कमल, क म ल, हमने क म और ल की ध्वनि निकाली अपने मुंह से, एक सार्थक ध्वनि बन गई, क्योंकि जो ये शब्द है इसका एक सही अर्थ निकलता है। मान लीजिए मैं एक शब्द आपके सामने बोलूं लकम, तो आप उसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं? अर्थात वो ध्वनि तो है लेकिन वो सार्थक ध्वनि नहीं है, उसको हम भाषा का एक सही रूप नहीं मान सकते हैं। अर्थात हम वर्णों का सही रूप में प्रयोग करते हैं, उनके शब्द निर्माण करते हैं, उसके बाद फिर हम वाक्य रचना तक पहुंच जाते हैं। प्रत्येक भाषा के अलग अलग नियम होते हैं और जो पशु पक्षी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हम उसको भाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात भाषा का संबंध मनुष्य के साथ ही माना गया है। भाषा के बेटे कई रूप होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसके दो ही भेद करते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा पहले पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, उसके बाद हमने उस भाषा को परमानेंट रखने के लिए, अर्थात जो हमारे मन से ध्वनियां निकली है, मुंह के माध्यम से जो प्रकट हुई है, जो विचारधारा थी हमारी, सोच थी हमारी, जब हमने कुछ मन में सोचा है वो हमारे मन के विचार, या हम जो अपने मुंह से कोई बात कहते हैं वो परमानेंट किस प्रकार रह सकती है, लंबे समय तक दूसरों तक कैसे हम उसको पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने भाषा के लिखित रूप की रचना की थी। अर्थात पहले भाषा मौखिक होती है, उसके बाद हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं तो पहले प्रश्नों को मन में आप सोचते हैं, उसके बाद उनको लिपिबद्ध करते हैं, अर्थात लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद मौखिक भाषा को व्यक्ति या शिशु रूप में, बच्चे के रूप में बिना प्रयास के नेचुरल ही सीख जाता है, बिना प्रयास के वो उसको प्राप्त अपने लिए कर लेता है। उदाहरण के लिए जैसे घर में छोटे भाई बहन हैं, जब उनकी उम्र साल, 2 साल, 2.5-3 साल होती है, जब तक वो स्कूल नहीं जाते हैं तब वो इस भाषा को अपने माता पिता या समाज परिवार से अपने आप ही सीख लेते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा को हमें प्रयास के साथ सीखना पड़ता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके लिए हमें स्पेशल टाइम पीरियड देना पड़ता है, अपने आप को डिवोट करना पड़ता है। जैसे हमें स्कूल जाना पड़ता है, टीचर से सीखना पड़ता है, हाथों से मेहनत करनी पड़ती है, लिखने की अभ्यास करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लिखित भाषा के लिए करनी पड़ती है। इसके बाद जो हमारा अगला विचारणीय बिंदु था वो है लिपि। अब लिपि का मतलब है लिखने का ढंग, अर्थात लिखने की रीति। रीति का मतलब होता है स्टाइल। अर्थात जैसे आपने देखा कि हम अंग्रेजी में ए बनाते हैं तो ए को बनाने का ढंग एक अलग तरीके से होता है। अगर हम
देवनागरी लिपि में अ लिखते हैं, अनार वाला अ लिखते हैं, तो उसको लिखने का जो ढंग होता है, अर्थात उसके लिखने का जो स्टाइल है, वो एक अलग तरीके से होता है। अर्थात भाषा में वर्णों के लिखने की रीति को हम लिपि कहते हैं, और बिना लिपि के हमारे मन के विचार लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएँ, आने वाली पीढ़ियों तक हम उन बातों को पहुँचा पाएँ, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए लिपि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगली बात, एक लिपि में एक से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारी लिपि देवनागरी है, अर्थात ये अ, आ, क, ख, ग जिनका प्रयोग हम करते हैं, ये हमारी देवनागरी लिपि है। लेकिन हिंदी में भी वही वर्णमाला हम यूज करते हैं, मराठी भाषा में भी, संस्कृत में भी, नेपाली में भी। इससे अलग कुछ और अन्य हमारी भाषाएं हैं जिसकी लिपि देवनागरी ही है। ऐसे ही जो ABCD हमारी रोमन लिपि की वर्णमाला है, उसमें हम अंग्रेजी है, जर्मन है, पोलिश है, फ्रेंच है, आदि अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिसके लिए हम लिपि रोमन यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक बात और विशेष रूप से आपको जाननी होगी, क्योंकि आपका पेपर अगर MCQ बेस होता है बेटा, तो ये चीजें इंटरनल आपकी आ सकती है इस तरह की। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि माई नेम इज, तो अंग्रेजी की मैं जो रोमन लिपि उसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे माँ, बड़ी ई, न एक ही मात्रा म, माई नेम इज, ई और ज नीचे डॉट लग जाती है बेटे। तो ऐसे हम किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं योग, हम अंग्रेजी में लिख देते हैं उसको YOGA, योगा, या YOG योग। तो ऐसे हम किसी भी भाषा को दूसरी लिपि में लिख सकते हैं। ये भाषाओं की विशेषता होती है। इसके बाद हमने जिक्र किया था भाषा के बारे में, बोली के बारे में और उपभाषा के बारे में। मैंने बोली के बारे में आपको बताया था कि बोली का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर उसको यूज किया जाता है, बोला जाता है, वो एक छोटा सा क्षेत्र होता है। वो एक जिला भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक पूरा स्टेट भी हो सकता है, उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे हम हरियाणवी यूज करते हैं बेटे, तो हरियाणवी जो हमारी है, वो पूरे हरियाणा में भी तो नहीं बोली जाती है। आप हिसार की तरफ जाते हैं तो आपको राजस्थानी टच मिलना शुरू हो जाता है, अम्बाला की तरफ जाते हैं तो आपको पंजाबी टच मिलना शुरू हो जाता है, आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो आपको ये अवध अवधि है, ये ब्रज भाषा है, इसका रूप टच हमें बोलने में, लिखने में महसूस होना शुरू हो जाता है। तो बोली का क्षेत्र बहुत कम होता है, एक जिले तक या एक जिले तक या राज्य तक या उसके कुछ हिस्से तक वो सीमित रहती है, अर्थात को जानने समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उपभाषा का क्षेत्र उससे बड़ा होता है, अर्थात एक पूरे स्टेट या एक से अधिक स्टेट्स में उसका यूज आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे हमारी ये पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, हरियाणा में, ब्रज प्रदेश में, ये आपका मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है, उन एरियाज में इसका प्रचलन है, इसको यूज किया जाता है। लेकिन जो भाषा मैंने आपको बताया था, भाषा का आकार विस्तार इनसे बहुत अधिक बड़ा होता है। उदाहरण के लिए जो एक भाषा है उसको पूरे देश में हम यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ अन्य देशों में भी हम उसको यूज करते हैं। जैसे बेटे आपने देखा कि अपने स्कूल में फ्रेंच पढ़ाई जाती है, कुछ बच्चों को स्पेनिश सिखाई जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पेन की भाषा है या फ्रेंच लैंग्वेज है, उसको हम हिंदी देश में भी तो यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, एक भाषा जो होती है उसका विस्तार अन्य देशों तक हो जाता है, उसका आकार क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही जो हमारी हिंदी भाषा है वो अकेले हिंदुस्तान की भाषा ही नहीं है। आप न्यूज चैनल सुनते हैं, पाकिस्तानी जो डिबेट आप न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रयोग आपके सामने करते हैं। ये बात अलग है कि उर्दू फारसी के शब्दों को ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज है। तो बेटे भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ तक हमने कल आपको समझाया था बेटा। अब है कि भाषा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं, मतलब भाषा के भी आगे
कई रूप होते हैं जिनके बारे में जानना समझना जरूरी होता है। कई बार बेटे क्या होता है कि मैं थोड़ा अगर विषय से हटकर आपसे बात करूं, कई बार जैसे केबीसी का आप प्रोग्राम देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, तो कई बार इस तरह के प्रश्न वहां पर भी पूछ लिए जाते हैं। या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हैं या कहीं इंटरव्यू फेस करते हैं, तो ऐसी चीजें वो आपसे पूछ लेते हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। पहला शब्द है बेटे राष्ट्रभाषा। राष्ट्र, अगर मैं इसका बेटे समास अलग बना, समास विग्रह करूं मैं इसका, तो आप देखेंगे राष्ट्र की भाषा, अर्थात संबंध तत्पुरुष समास आपका इसमें बन रहा है। यह देश के गौरव और सम्मान की प्रतीक होती है, क्योंकि जो बेटे भाषा वो स्त्रीलिंग में होती है, इसलिए हमने होता है का स्त्रीलिंग बना दिया, होती है। तथा अधिक से अधिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। कल भी मैंने आपको जिक्र किया था कि जैसे हम अगर केरल में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो अगर वहाँ जाने में हमें उनकी भाषाएं सीखनी पड़ गई तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्र पूरे देश की भाषा है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो वो लोग हमसे उसी भाषा में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई तमिल जानने वाला है, अगर हम उससे हिंदी में बात करते तो वो हमसे हिंदी में बात करना शुरू कर देगा। उसके लिए उसको हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी तमिल सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है वो एक कानून के रूप में, या यूं कह लीजिए कि मनुष्य ने या लोगों ने, भारतीयों ने इसको अपने मन से अपना मान के इसको स्वीकार किया है और इसको जानने समझने की कोशिश की है। इसको मान सम्मान वो मिला है कानून की तरफ से, संविधान की तरफ से, साथ ही लोगों ने इसको आत्मसात भी किया, अपने दिल में भी इसको उतारा है। इसलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा का मान सम्मान दिया, उसको दर्जा दिया है। कारण वही है बेटा, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि अंग्रेजी को हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में क्यों यूज किया है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसको जानने समझने वाले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहे हैं। ऐसे ही खड़ी बोली हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा क्यों स्वीकार किया है, क्योंकि इसी रूप को पूरे देश में ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों में भी जानने समझने वाले हैं। आगे है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा बेटे माता की भाषा, अर्थात संबंध तत्पुरुष है। मातृभाषा बच्चे को अपनी अस्मिता की पहचान कराती है। हमारी जो पहचान होती है, हमारी जो मोरल वैल्यूज होते हैं, हमारा जो मान सम्मान, अस्मिता का मतलब है मान सम्मान बेटे, हमारे मान सम्मान की पहचान कराती है। अब मान लो बेटे एक छोटी सी बात है कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम मान लीजिए हरियाणवी को जानने वाले हैं या हिंदी को जानने वाले हैं, और आप अपने घर में बैठ के बेटे बातचीत कर रहे हैं, दादा दादी से बातचीत कर रहे हैं, और वहां पर आप उनके सामने अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दें तो शायद उनको वो समझ में नहीं आएगी। तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी भाषा में बातचीत करें। इससे आपको क्या अर्थ निकलता है? आपका इससे अर्थ ये निकलता है कि मातृभाषा हमारी एक मान सम्मान की प्रतीक होती है। विदेश में पूछने पर मातृभाषा का मतलब हरियाणवी आदि न होकर हिंदी अर्थात राष्ट्रभाषा हो जाता है। मान लीजिए आप अमेरिका चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, रूस में चले जाते हैं, तो अगर आपसे पूछेंगे कि आपकी मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है, तो वहां पर आप ये थोड़ी कहेंगे कि मेरी तो बुंदेली है, मेरी तो ब्रज भाषा है, मेरी तो अवधी भाषा है, मेरी तो राजस्थानी हिंदी है, मेरी तो बिहारी हिंदी है, मेरी तो हरियाणवी है। यही नहीं कहेंगे, आप सिर्फ एक बात का प्रयोग करेंगे कि मेरी मातृभाषा हिंदी है। अर्थात विदेशों में जाने के बाद राष्ट्रभाषा को ही हम अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, जिसको हम बचपन से सीखते आए हैं, जिससे हमारा मान सम्मान जुड़ा हुआ है। तो बेटे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात राष्ट्रभाषा का मतलब है जो पूरे देश की संपर्क भाषा होती है, एक दूसरे से विचारों के आदान प्रदान की, कन्वर्सेशन की जो लैंग्वेज हम मानते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी है वो।
ऐसे ही मातृभाषा हमारी वो होती है जिसको माता पिता से या जन्म लेने के बाद बच्चा अपने माँ बाप से अनायास ही नेचुरल ही सीख लेता है। जैसे आप मान लो हरियाणा के रहने वाले हैं, मम्मी पापा हरियाणवी बोलते हैं, तो हरियाणवी आपकी एक तरह से मदर टंग लैंग्वेज हो जाती है। लेकिन वास्ट रूप में हरियाणवी भी तो हिंदी का ही बेटा रूप है। इसलिए विदेशों में जाने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे मेरी मदर टंग लैंग्वेज हरियाणवी है। आप हिंदी का नाम ही लेंगे दूसरों के सामने। तो ये है बेटे हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। इसके बाद है हमारी संपर्क भाषा। किसी भी बहुभाषी देश में आपसी संपर्क के लिए किसी एक प्रमुख भाषा का चुनाव कर लिया जाता है। जैसे भारत में तमिल, कन्नड़ आदि अनेक भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हमने हिंदी भाषा को ही अपनी संपर्क भाषा स्वीकार किया है। संपर्क भाषा का मतलब होता है जिसमें हम कन्वर्सेशन करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं। अब यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है, जानने योग्य है कि जैसे भारत में बेटे अनेक भाषाएं बोली जाती है। जैसे अभी तमिल का जिक्र हुआ है, कन्नड़ का जिक्र हुआ है, मलयालम है, हमारी पंजाबी है, संस्कृत भी है कई जगह, जो कम लोग भले ही उसको बोलते हैं। लेकिन क्या इन भाषाओं में पूरे देश के नागरिक अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तमिल का क्षेत्र कुछ राज्यों तक या एक राज्य तक हो सकता है, कन्नड़ का क्षेत्र कुछ क्षेत्र या एक राज्य या उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। जबकि संपर्क का मतलब होता है कि अगर हरियाणा वाले को गुजरात में जाना पड़े तो उसको वो वहां पर अपनी वो लैंग्वेज ऐसी कोई उसको आनी चाहिए जिससे वो संपर्क बना पाए, लोगों से संबंध बना पाए। ऐसे ही जब हिंदी को जानने वाले समझने वाले पूरे देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमने हिंदी की खड़ी बोली रूप को, जिसको मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ इस समय, इसको हमने संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। अर्थात हमने तमिल, कन्नड़ है, गुजराती है, मलयालम है, अनेक जो हमारी बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं, हमने इनको या भाषाओं को अपनी संपर्क भाषा न मानकर पूरे देश की संपर्क भाषा हमने हिंदी को ही माना है। हिंदी ही हमारी संपर्क भाषा हुई इस आधार पर, और राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी ही है। अगली जो एक विशेष बिंदु आपके सामने है, जो सबसे जरूरी मुझे जान पड़ता, आपको समझना चाहिए, राजभाषा। राजभाषा में भी बेटे आपका संबंध तत्पुरुष समास है। कैसे? राज की भाषा, अर्थात राज्य की भाषा। राज्य का मतलब यहाँ पर बेटे किसी एक स्टेट से नहीं है, हरियाणा पंजाब का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अपितु राजभाषा का मतलब यहाँ पर पूरे देश की भाषा से। राज्य का मतलब है राज्य जो हमारा, जिस पर हमारा शासन है, अर्थात किसका? राष्ट्रपति का शासन कह लीजिए, प्रधानमंत्री का शासन आप कह सकते हैं, मतलब जिसका एक शासन एक अधीन में है, किसी एक आदमी के अंडर में, टुकड़ों में नहीं बंटा है। जैसे आपने देखा बेटे कि आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर 562 564 रियासतें थी। अर्थात पानीपत का अलग राजा था, करनाल का अलग राजा कह लीजिए, झांसी की रानी झांसी की रानी थी, वो रेवाड़ी के अलग वो नवाब थे, ठीक है, कानपुर में वो नाना साहब थे वहाँ के। तो आपने देखा कि हमारे देश ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, तो अर्थात हमारा अलग अलग हिस्सों में काम होता था, हम एकजुट होकर नहीं रहे थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को एक बना दिया, सबके लिए एक संविधान की व्यवस्था की गई थी। तो जिस भाषा में राज्यों के सरकारी कामकाज किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। अब आपके बात समझनी पड़ेगी थोड़ा सा ध्यान से। सरकारी कामकाज का मतलब क्या बेटे? जिसको हम डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न वर्क कहते हैं। अर्थात मान लो बेटे आपको तहसील में कोई काम है, या आपको कोई अपने प्लॉट की या मकान की रजिस्ट्री करवानी है, या बेटे आपको किसी और काम से किसी ऑफिस में जाना है, तो कानून में ये लिखा गया है कि हमारे देश की जो राजभाषा है, अर्थात लिखने का कोई भी काम, चाहे वो पुलिस वाले को कोई रिपोर्ट लिखने है बेटे, या डीसी ऑफिस में कोई आपको काम है, या एसपी ऑफिस में काम है, या आपको सीएम पीएम किसी से भी आपको मिलना है, उनको ये एक तरह से कानूनी रूप से निर्देश दिया गया है कि आप सबसे निवेदन है और
कठिन रूप से आपको ये आज्ञा भी दी जाती है कि देश का कोई भी काम हो उसके लिए आप एक राजभाषा का प्रयोग करें, और वो राजभाषा हमने हिंदी को ही स्वीकार किया है। अब आप कहेंगे अगर राजभाषा हमारी हिंदी है तो हम फिर भी अंग्रेजी का प्रयोग क्यों करते हैं? ये बेटे थोड़ा सा एक अलग मुद्दा है जिसके बारे में हम चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं क्योंकि अंग्रेजी पूरे वर्ल्ड की एक संपर्क भाषा है, पूरे संसार को जोड़ने की वो कोशिश करती है, इसलिए हम उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें अपने देश में संपर्क बनाना पड़े, किसी आदमी से बातचीत करने की कोशिश करनी पड़े, तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी अंग्रेजी वहाँ पर यूज हो सकती है। साथ ही विदेशों में भी वो हमारी पूरी हेल्प करती है। लेकिन कानून के हिसाब से राजभाषा का मतलब यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा ही है, जिसमें हमें सारे कामकाज करने की आज्ञा कानून दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया बेटे, मतलब कानून में लिख दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा, उसमें जो अनुच्छेद, उसकी जो धारा है 343, इसमें ये लिख दिया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी ही मानी जाएगी, मानी जानी चाहिए, और उसकी लिपि देवनागरी ही है। अर्थात अ क ख के माध्यम से हम इस लिपि के माध्यम से अपनी राजभाषा का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको हम यूज इस रूप में करते हैं। तो बेटे अब आप राजभाषा को अच्छे से समझ गए हैं। तो अब मैं अगर थोड़ा सा दोबारा आपको जिक्र करूं तो राष्ट्रभाषा का मतलब है जो पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है बेटा, ठीक है। तो हमने उसको हिंदी को दर्जा दे दिया है, वो मान सम्मान दिया है, क्योंकि पूरे देश में हिंदी को जानने समझने वाले सबसे ज्यादा हैं। और इस भाषा में सबसे बड़ी बात क्या है, ये सबसे वैज्ञानिक लैंग्वेज है, भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है ये। कैसे, अब आप समझो इस बात को। मैंने आपको पहले दिन जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि हम अंग्रेजी में लिखते हैं TO2, तो हमने टे पे बड़ा ऊ लगा दिया, टू बना दिया हमने। लेकिन जी के आगे जब हमने ओ लगा दिया तो उसको TO2 क्यों नहीं बना, GO गो क्यों बन गया? वो बेटे अपनी अपनी भाषाओं की विशेषताएं हैं। लेकिन हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो हमारी जो है, इसकी जो ये जो लिखने का ढंग है या बोलने का ढंग है, वो बेटे साइंटिफिक तरीके से है। इसको हम प्रमाणित रूप से स्वीकार कर चुके हैं, और यही कारण है कि वर्ल्ड में आज ये बहुत अधिक फेमस हो चुकी है। मानने में आया है कि लगभग 150 150 अबाउट कंट्रीज में इसका प्रचलन शुरू हो चुका है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो। तो हम जैसे जो भी अपनी भाषा में बोलते हैं, हम वो उसी रूप को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, लिखिए बेटा कूल, आपने क्या किया, क पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, कूल बन गया बेटा वो। मैंने कहा लिखो कुल, आपने क्या किया, छोटा ऊ लगा दिया। मैंने कहा बेटा गलत है, आपने कहा नहीं सर, आपने छोटे ऊ की साउंड की थी, कुल बोला था आपने कूल थोड़ी बोला था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भाषा को सही से समझा है, आप उसको सही से जान पाए हैं। तो ये इस भाषा की विशेषता है। यही कारण है कि पूरे देश में इसको सबसे अधिक मान सम्मान मिला है। यही कारण है कि साइंटिफिक भाषा को जानने समझने वाले इस देश में सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए हमने इस भाषा को सबसे अधिक सम्मानित करते हुए इसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। इसी को हम संपर्क भाषा स्वीकार करते हैं, और इसी को हमने अपनी राजभाषा स्वीकार की है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि विदेशों में जाने के बाद हम इसी को अपनी मदर टंग लैंग्वेज भी स्वीकार करते हैं जी। अर्थात फिर हम हरियाणवी पंजाबी की बात नहीं करते, हम कहते हैं मेरी मदर टंग लैंग्वेज तो हिंदी है। तो बेटे ये था आपका भाषा के विविध रूप जो अभी आपके सामने आए थे। इसके बाद है बेटे आपका व्याकरण। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा अधूरी होती है।